हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीएस कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं प्रियंका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कंपनी एक्ट 2013 के बारे में पढ़ने वाले हैं। कंपनी एक्ट 2013 के एमसीक्यूज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये हमारी वीडियो का पार्ट 5 है। इससे पहले हम 4 वीडियो और कर चुके हैं एमसीक्यूज की, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाए हैं। ये हमारी 50 क्वेश्चंस की जो है कंपनी एक्ट के क्वेश्चंस की उसकी सीरीज़ है। तो पहले 4 पार्ट जो हैं इस वीडियो के वो भी ज़रूर देखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, चारों वीडियो का लिंक मिल जाएगा। वो चारों भी ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है आप सभी के लिए। कंपनी एक्ट के जो मैं एमसीक्यूज कवर कर रही हूँ वो यहाँ पर नेट कॉमर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेट कॉमर्स में जो यूनिट 9 है, यूनिट 9 लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस, उसमें कंपनी एक्ट 2013 दे रखा है। तो जैसा कि नेट के पेपर में आते हैं ऑप्शनल क्वेश्चन, वैसे ही मैंने यहाँ पर एमसीक्यूज के फॉर्म में क्वेश्चंस रखे हैं जिससे कि नेट के स्टूडेंट्स की रिवीजन हो सके। तो नेट के स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ ही जिसका भी टॉपिक है कंपनी एक्ट 2013 का, जो भी स्टूडेंट्स है, जो भी इसको पढ़ना चाहते हैं, जो चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम्स के हैं, चाहे वो जैसे सीए स्टूडेंट्स हैं, जिनका भी कंपनी एक्ट टॉपिक है, वो सभी इस वीडियो को देखें। उन सभी के लिए ये रेलेवेंट है, उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है ये वीडियो। ये पूरी की पूरी सीरीज ही देखें। तो देखिए, ये हमारा पार्ट 5 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस। अब तक आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही एक बेल आइकन बना होगा, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द आर्टिकल्स ऑफ अ कंपनी कन्फ्लिक्ट विद द मेमोरेंडम। क्वेश्चन में कहता है कि अगर जो आर्टिकल्स हैं, यानी कि एओए है कंपनी का, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जिसे कि आर्टिकल भी बोलते हैं, वो कन्फ्लिक्ट करता है मेमोरेंडम के साथ, यानी कि एमओए के साथ, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उसके साथ कन्फ्लिक्ट कर जाता है, तो हम किसकी बात मानेंगे? मतलब क्या है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो एओए में अलग लिखी है, एमओए में अलग लिखी है, इसके अपोजिट लिख रखी है, एक दूसरे से अपोजिट है दोनों में बात। ठीक है, अब जैसे कि इसमें तो कह दिया कि डिविडेंड दिया जाएगा, या फिर ये लगा लो कुछ भी कह दिया कि ये चीज़ इस परसेंट से दी जाएगी, और एमओए में उस चीज़ के लिए मना कर दिया। ठीक है, तो एक दूसरे से अपोजिट है कोई चीज़ दोनों में, तो किसकी बात मानेंगे? दोनों में कन्फ्लिक्शन है, उस केस में हम किसकी बात मानेंगे? तो उस ए ऑप्शन है द आर्टिकल शैल प्रिवेल, आर्टिकल को ऊपर रखा जाएगा, उसकी बात मानी जाएगी। बी द मेमोरेंडम शैल प्रिवेल, मेमोरेंडम की बात मानी जाएगी। सी द डायरेक्टर विल रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट, जो डायरेक्टर है कंपनी का वो देखेगा, वो इस कन्फ्लिक्ट को दूर करेगा। या फिर डी द कोर्ट विल रिजोल्व द कन्फ्लिक्ट, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट इस कन्फ्लिक्ट को दूर करेगा, इसको सॉल्व करेगा। तो देखिए क्या है, जब दोनों में कन्फ्लिक्शन हो जाती है तो आर्टिकल को प्रिविलेज दी जाएगी, द आर्टिकल शैल प्रिवेल, आर्टिकल प्रिवेल करेगा वहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी ऑफ अनदर कंपनी इफ द अदर कंपनी, एक कंपनी है उसको सब्सिडरी किसी दूसरी कंपनी की कब माना जाएगा, किस केस में माना जाएगा? एक कंपनी है, एक्स कंपनी है, उसको किसी की कंपनी की सब्सिडरी कब मान लिया जाएगा? जैसे ये वाई कंपनी है, इसकी सब्सिडरी को एक्स को कब मान लिया जाएगा? ऑप्शंस दिए गए हैं हमें। ए ऑप्शन कहता है कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अगर कंट्रोल करता है वो दूसरी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। बी होल्ड्स मोर देन हाफ ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, या फिर जो इक्विटी शेयर कैपिटल है उसकी 50% से ज़्यादा नॉमिनल वैल्यू के शेयर्स इस कंपनी के पास में हैं। सी if it holds more than 50% of the total voting rights of the company, या फिर 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट जो है कंपनी के पास में है। डी ऑल ऑफ द अबव, ये सभी केसेस जब होंगे तो माना जाएगा। तो देखिए, सब्सिडरी होल्डिंग का हमने टॉपिक में डिस्कस किया था पहले एक वीडियो में, वहाँ पर मैंने बताया था कि कोई कंपनी होल्डिंग कब होती है और दूसरी को उसकी सब्सिडरी कब माना जाता है। ठीक है, अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें होल्डिंग कंपनी अकाउंट्स के बारे में मैंने बता रखा है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा अच्छे से समझ सकते हैं।
तो यहाँ पर मैं इतना बता देती हूँ कि होल्डिंग कंपनी कोई कब होती है या उसकी कंपनी कोई सब्सिडरी कब बनती है, जब ये तीनों ही केसेस पूरे किए हो जाए। या तीनों में से या तो जैसे कि कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है इस कंपनी के, एस कंपनी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एच कंपनी कंट्रोल कर रही है, तो एच क्या हो जाएगी, होल्डिंग हो जाएगी और ये एस सब्सिडरी हो जाएगी। या फिर क्या होगा, 50% से ज़्यादा के शेयर जो है, इक्विटी शेयर, वो होल्डिंग कंपनी के पास में है, ठीक है, किसी कंपनी के पास में है, किसी दूसरी कंपनी के, तो वो उसकी सब्सिडरी बन जाती है। या फिर क्या होगा, 50% से ज़्यादा का वोटिंग राइट है किसी कंपनी के पास में दूसरी कंपनी का, ठीक है, जैसे मान लीजिए एस है, इसका 50% से ज़्यादा वोटिंग राइट एच के पास में है, तो एच इसकी होल्डिंग हो जाएगी और ये एस सब्सिडरी हो जाएगी, ठीक है। तो तीनों केस में से होगा तभी ये क्या होगा, सब्सिडरी बन जाती है दूसरी की। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है, ए शेयर सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय। एक शेयर सर्टिफिकेट है, उस पर किसके सिग्नेचर की जरूरत होती है? ए कंपनी सेक्रेटरी यानी कि CS, बी 2 डायरेक्टर्स, 2 डायरेक्टर्स के साइन हो, या फिर सी 2 डायरेक्टर्स एंड 1 कंपनी सेक्रेटरी, 2 डायरेक्टर हो और एक CS हो, या फिर डी है ऑल डायरेक्टर्स एंड कंपनी सेक्रेटरी, जितने भी कंपनी के डायरेक्टर्स है और कंपनी सेक्रेटरी है उनके साइन हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, शेयर सर्टिफिकेट पर किसके साइन की ज़रूरत होती है? 2 डायरेक्टर्स की और कंपनी सेक्रेटरी की। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंडर द कंपनीज एक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास इनमें से कौन सी पावर होती है? ए पावर टू सेल एनी ऑफ द कंपनीज अंडरटेकिंग, कोई भी कंपनी की अंडरटेकिंग है उसको सेल कर सकता है क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? बी पावर टू मेक कॉल, जो कॉल मनी रहती है इक्विटी शेयर होल्डर पे, जैसे कि पैसा अलग अलग मंगाया जाता है, कुछ पैसा एप्लीकेशन पे मंगाया जाता है, कुछ अलॉटमेंट पे मंगाया जाता है, कुछ फिर अलग अलग कॉल की जाती है, जैसे कि फर्स्ट कॉल कर ली, फिर सेकंड कॉल कर ली, इस तरीके से पैसा जो है कुछ टुकड़ों में, हिस्सों में मंगाया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर से। जो पैसा कॉल पे मंगाना होता है, जो पैसा रह जाता है उसके लिए कॉल की जाती है, तो क्या वो पावर है? सी है पावर टू बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ द पेड अप कैपिटल, जो भी एक्सेस पेड अप कैपिटल होती है वो उसके लिए बोरो करना मनी, क्या वो पावर है? या फिर डी पावर टू रीअपॉइंट एन ऑडिटर, कोई ऑडिटर है कंपनी का, उसको रीअपॉइंट करना है, वापस उसी ऑडिटर को अगले साल भी अपॉइंट करना है, तो क्या ये पावर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में? तो देखिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में कोई भी कंपनी की अंडरटेकिंग उसको सेल करना है, ये बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, शेयर होल्डर का पैसा लगा हुआ है, तो उनसे पूछना पड़ता है, ठीक है। तो अपने आप ये डिसीजन नहीं ले सकता कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है या डायरेक्टर है, ये अपने आप डिसीजन नहीं ले सकता, उनसे डिस्कस करके ही लेगा, तो ये तो नहीं होगा। सी ऑप्शन कहता है कि पावर टू बोरो मनी इन एक्सेस ऑफ द पेड अप कैपिटल, तो अपने आप मनी भी बोरो नहीं कर सकता और ऑडिटर को भी अपने आप अपॉइंट नहीं कर सकता। लेकिन क्या है, अगर इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा मंगाना है, उसके लिए कॉल करनी है, तो वो पावर होती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास में। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है, प्रमोटर इज द पर्सन हु, प्रमोटर एक पर्सन है जो कि क्या है, डैश में हमें बताना है इन चार ऑप्शन में से क्या आएगा। ए टेक्स पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, जो कि कंपनी जो बनाई जाती है उसमें हिस्सा लेता है, यानी कि कंपनी को बनाता है, वो प्रमोटर कहलाता है क्या? बी इज़ अ डायरेक्टर, या फिर जो डायरेक्टर होता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं उसमें, जैसे कि कोई कंपनी का डायरेक्टर है वो होता है, उसको प्रमोटर बोला जाता है। या फिर सी ऑप्शन है इज़ अ रिलेटिव ऑफ द मैनेजिंग डायरेक्टर, जो कंपनी का MD होता है उसका रिलेटिव हो उसको प्रमोटर बोलेंगे। या फिर डी है वर्क्स टू सीवा पब्लिसिटी टू द कंपनी, जो कि कंपनी की पब्लिसिटी करता है उसे बोलते हैं। तो देखिए सभी को पता होगा ये प्रमोटर कौन होता है, जो कि कंपनी का बनाता है, कंपनी इनकॉर्पोरेट करता है, उसे प्रमोटर बोला जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, टेक पार्ट इन द इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, कंपनी बनाने में जो हिस्सा लेता है वो प्रमोटर कहलाता है।
नेक्स्ट है XYZ कंपनी इज हैविंग 15% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय ए कंपनी। कोई कंपनी है XYZ लिमिटेड कंपनी है, XYZ कंपनी, इसके क्या है 15% शेयर जो है वो तो किसी ए कंपनी के पास में है, किसी और कंपनी के पास में है, ठीक है। और इसके 50% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, और इसके 10% शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, और 25% बाकी के जो शेयर हैं वो किसके पास में है, वो और लोगों के पास में है, पब्लिक के पास में है या किसी के भी पास में है, ठीक है, और लोगों के बीच में है। तो हमें बताना है कि कंपनी, ऐसी कंपनी क्या कहलाएगी, ए प्राइवेट कंपनी, बी पब्लिक कंपनी, सी गवर्नमेंट कंपनी, या फिर डी नन ऑफ द अबव, कि वो प्राइवेट कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी या गवर्नमेंट कंपनी होगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगी। तो कैसे पता चलेगा, मैंने पहले भी बताया था कि 50% से ज़्यादा होल्डिंग जिसके पास में होती है उसकी उस हिसाब से पता चलता है। अगर एक ही पर्सन के पास में उसकी किसी कंपनी की 50% से ज़्यादा होती है तो वो तो क्या होती है, उस पर्सन की सब्सिडरी बन जाती है, या किसी कंपनी के पास में होती है तो उस कंपनी की सब्सिडरी बन जाती है, और जिसके पास में ये होते हैं शेयर वो होल्डिंग कहलाती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या है 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास में है तो वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। अगर 50% से ज़्यादा शेयर पीपल के पास में है, लोगों के पास में है, तो वो पब्लिक कंपनी हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है। तो यहाँ पर देखते हैं 15% शेयर जो है वो किसी और कंपनी के पास में है, और कंपनी के पास में सिर्फ 15% है, तो ये होल्डिंग सब्सिडी वाला केस तो नहीं है। 25% जो शेयर हैं वो पब्लिक के पास में है, सिर्फ 25% पब्लिक के पास में है, 50% से कम है, ये 50% से ज़्यादा नहीं है, यानी कि ये पब्लिक कंपनी भी नहीं है। अब देखिए 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है और 10% शेयर स्टेट गवर्नमेंट के पास में है, यानी कि टोटल 60% शेयर जो है वो गवर्नमेंट के पास में है, ठीक है। यानी कि ये 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा शेयर जो हैं वो गवर्नमेंट के पास में है, 50% से ज़्यादा शेयर गवर्नमेंट के पास में है इस कंपनी के, तो ये क्या हो जाएगी, गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आया ये केस, गवर्नमेंट के पास में 50% से ज़्यादा शेयर है इसलिए ये गवर्नमेंट कंपनी है। नेक्स्ट है एवरी गवर्नमेंट कंपनी मे बी अ पब्लिक कंपनी। हर गवर्नमेंट कंपनी जो होती है वो पब्लिक कंपनी होती है, ये कह रहा है फर्स्ट में तो। बट लेकिन एवरी पब्लिक कंपनी नीड नॉट बी गवर्नमेंट कंपनी। हर पब्लिक कंपनी जो होगी वो गवर्नमेंट की कंपनी नहीं होगी, गवर्नमेंट कंपनी नहीं होगी। डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट है, पहले में कहता है कि जो भी गवर्नमेंट कंपनी है वो पब्लिक कंपनी होगी, लेकिन दूसरी में कह रहा है कि जो हर पब्लिक कंपनी गवर्नमेंट कंपनी नहीं कहलाएगी। ये सही है या गलत है ये हमें बताना है। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये, इसका आंसर यस होगा, क्योंकि हर गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी होती है, ठीक है। पब्लिक का पैसा होता है, लेकिन पब्लिक कंपनी ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट की वो कंपनी होगी, ठीक है। वो प्राइवेट लोगों की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि गवर्नमेंट ही उसे चला रही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यस। नेक्स्ट है ABC कंपनी इज हैविंग 10% शेयर कैपिटल हेल्ड बाय अनदर पब्लिक कंपनी। अभी हमने पहले डिस्कस किया क्वेश्चन, उसकी तरह ही है ये। हमें बताना है अलग अलग लोगों के पास इसके अलग अलग परसेंटेज शेयर हैं, हमें बताना है कि ये किस तरह की कंपनी है। तो चलिए देखते हैं पूरा क्वेश्चन। एक कंपनी है ABC कंपनी, ठीक है। उसके देखिए 10% शेयर जो है वो किसके पास में है, किसी पब्लिक कंपनी के पास में है। 10% शेयर पब्लिक कंपनी के पास में है। उसके बाद 35% शेयर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, और 55% शेयर जो हैं वो पब्लिक के पास में हैं, ठीक है। तो ABC कंपनी क्या पब्लिक कंपनी होगी, क्या प्राइवेट कंपनी होगी, क्या गवर्नमेंट कंपनी होगी, या फिर इनमें से कोई भी नहीं होगी, नन ऑफ द अबव। तो देखिए पब्लिक के पास में कितना है, 10% शेयर है, सॉरी पब्लिक नहीं है यहाँ पर, फर्स्ट था कोई पब्लिक कंपनी है,
यानी कि दूसरी कंपनी है ये कोई। तो कंपनी के पास में कितना है, किसी और कंपनी के पास में 10%, यानी कि होल्डिंग सब्सिडी का केस यहाँ नहीं है। 35% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है, तो गवर्नमेंट के पास में भी 50% से कम हिस्सा है, यानी कि ये गवर्नमेंट कंपनी भी नहीं है। और 55% जो शेयर है वो पब्लिक के पास में है। देखिए यहाँ पर 55% शेयर जो है वो पीपल के पास में है, पब्लिक के पास में है, यानी कि पब्लिक का पैसा लगा है 50% से ज़्यादा यहाँ पर। तो ये कौन सी कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी होगी। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पब्लिक कंपनी। ठीक है, क्योंकि 50% से ज़्यादा है, 50% से ज़्यादा है यहाँ पर पब्लिक का हिस्सा। ठीक है, पब्लिक का पैसा, तो यहाँ पर पब्लिक कंपनी ये हो जाएगी। नेक्स्ट है, ए कंपनी कैन चेंज इट्स नेम एट इट्स ऑन डिस्क्रिप्शन बाय पासिंग। कोई कंपनी है वो अपना नेम चेंज करना चाहती है, अपनी मर्जी से अपना नेम चेंज करना चाहती है वो कंपनी, तो वो क्या कौन सा रिजोल्यूशन पास करके ऐसा कर सकती है। ए ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, यानी कि जिसको OR बोलते हैं। बी स्पेशल रिजोल्यूशन, यानी कि SR। सी बोर्ड रिजोल्यूशन, यानी कि BR। बोर्ड रिजोल्यूशन वो होता है जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है किसी मुद्दे पर डिस्कशन करते हैं और उसके लिए वोट करते हैं। ठीक है, और OR और SR मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ क्या फ़र्क है, एक बार फिर से बता देती हूँ। OR क्या होता है और SR क्या होता है, यानी कि ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन और स्पेशल रिजोल्यूशन। जब इक्विटी शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, किसी मुद्दे पर उन्हें डिसीज़न लेना होता है, तो वोट के ज़रिए वहाँ पर लिया जाता है। ठीक है, कुछ मुद्दे होते हैं जो नॉर्मल होते हैं, ज़्यादा उनसे फ़र्क नहीं पड़ता, और कुछ होते हैं जो स्पेशल मुद्दे होते हैं। नॉर्मल के लिए क्या होता है, ज़्यादा लोगों की सहमति की ज़रूरत नहीं होती। 50% से ज़्यादा वहाँ पर वोटिंग अगर हो जाए, 50% से ज़्यादा वोटिंग वहाँ पर आ जाती है, मान लो 51 भी आ गई, तो वो पास हो जाता है वहाँ पर रिजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। ठीक है, और SR के लिए कितनी चाहिए होती है, 75% से या उससे ज़्यादा, 75% या उससे ज़्यादा। ठीक है, तो वहाँ पर स्पेशल रिजोल्यूशन वो माना जाता है, पास हुआ है वहाँ पर। ठीक है, तो ये नेम चेंज करना जो होता है वो बड़ा मुद्दा होता है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों की सहमति की ज़रूरत होती है। तो 75% या उससे ज़्यादा लोग अगर सहमत होंगे तो वहाँ पर इसे पास कर दिया जाएगा, यानी कि स्पेशल रिजोल्यूशन इसके लिए पास करना होता है। तो हमसे यही पूछा था कि कौन सा रिजोल्यूशन पास करना होता है, तो यहाँ पर नेम चेंज करना चाहती है कंपनी तो उसे स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, अ कंपनी कैन नॉट पे अंडरराइटिंग कमीशन अनलेस इट इज़ अथोराइज्ड बाय इट्स। कोई कंपनी है जो अंडरराइटिंग कमीशन पे करना चाहती है, तो वो कब पे कर सकती है, यानी कि उसके किस जो उसने भी पहले डॉक्यूमेंट बनाए होंगे उसमें इसकी ऑथराइजेशन होनी चाहिए। तो किस डॉक्यूमेंट में इसकी ऑथराइजेशन हो तभी वो कर सकती है। ए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, यानी कि MOA। बी आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, यानी कि AOA, या फिर इसे आर्टिकल्स भी बोलते हैं। सी बोथ A एंड B, यानी कि दोनों में ही मेंशन होना चाहिए। तो किस में मेंशन होना चाहिए, आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए। कंपनी जो अपने डॉक्यूमेंट बनाती है उसमें एक आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाती है, जो कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, कंपनी चाहे तो बना सकती है। उसमें वो ऐसे रूल्स लिखती है जिसे वो फ्यूचर में फॉलो करना चाहती है। ठीक है, तो अगर कंपनी ने अपने आर्टिकल बना रखे हैं, उसमें मेंशन कर रखा है ये रूल कि वो अंडरराइटिंग कमीशन जो है वो पे करेगी, ठीक है, तो ही कंपनी अंडरराइटिंग कमीशन पे कर सकती है। अगर आर्टिकल कंपनी का जो आर्टिकल है वो परमिशन नहीं देता है, ऑथोराइजेशन नहीं देता है, तो अंडरराइटिंग कमीशन कंपनी पे नहीं करती है। तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि कौन से डॉक्यूमेंट में ऑथोराइज होना चाहिए जब कंपनी पे कर सकती है अंडरराइटिंग कमीशन, तो किस में होना चाहिए, आर्टिकल्स में मेंशन होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो यही थे इस वीडियो के क्वेश्चंस। यहाँ पर हमारी 50 MCQs की जो सीरीज़ थी कंपनी एक्ट के क्वेश्चंस की, वो यहाँ पर कंप्लीट होती है। आई होप आपको इन सभी वीडियो से कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, आपके कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।